तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, कार्बन फैमिली, कार्बन वर्ग, या इसी को बोलते हैं फोर्थ ए ग्रुप। और अगर ग्रुप संख्या की बात करें तो ये है 14। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये है क्या, NH2 NP2। जो बोरॉन फैमिली के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक अधिक इलेक्ट्रॉन है, उसका था NH2NP1, और यहाँ क्या है, NH2NP2। ओके, अब हम कंप्लीट विन्यास देखते हैं। तो देखो, कार्बन 6, हीलियम 2s2 2p2, फिर हो गया सिलिकॉन, नियोन 3s2 3p2, फिर आ गया जर्मेनियम 32, आर्गन 18 तक 28 3d10 4s2 4p2, फिर SN50 टिन, क्रिप्टॉन, ठीक है 36, और 10 4d10 के 46, 5s2 5p2, फिर 32 का अंतर है तो लेड आ गया 82, है ना, Xe, फिर 4f14 5d10 6s2 6p2, फिर एरोबियम 114, तो रेडॉन 86 तक हो गया, 5f14 6d10 7s2 7p2। तो यहां अगर आप देखो तो पहले और दूसरे मेंबर में कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहां पर 8 का, फिर कितने का है 18, फिर भी 18 का, और नहीं, अब फिर हो गया है 18 के बाद 32, यहाँ पे फिर 32, इस तरह से। तो कुल मिला के, और यहाँ से अगर आप देखोगे ऐसे SN, और यहाँ पे, तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है 18। तो पी ब्लॉक में 8 18 18 32 32, इस तरह से एटॉमिक नंबर के डिफरेंस दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि पृथ्वी सतह में अधिकतम बहुलता का दूसरा तत्व है Si, मतलब पहले नंबर में क्या है, ऑक्सीजन, दूसरे नंबर में पृथ्वी सतह पर सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व है दूसरे नंबर का, और वो है सिलिकॉन, जबकि कार्बन 17वां तत्व है। तीसरा तो मैं आपको बता ही चुका हूं, एल्यूमिनियम है। अब नेचर के बारे में आते हैं। तो देखो, नेचर में आए तो कार्बन और सिलिकॉन धातु तत्व है, ठीक है, जर्मेनियम उपधातु है, SN और Pb एक टिपिकल मेटल्स हैं, प्ररूपी धातु तत्व है, और फ्लोरोबियम रेडियो एक्टिव धातु तत्व है, आर्टिफिशियल बनाया गया। बात क्लियर है? तो कुल मिला के ये है इनका नेचर। फिर आते हैं परमाणु त्रिज्या। तो देखो, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या अपने एक्चुअल ऑर्डर में दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डी ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, लैंथेनाइट संकुचन, इसका इफेक्ट जो सबसे ज्यादा दिखता है वो बोरॉन ग्रुप में दिखता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो त्रिज्या में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। SN और Pb में तो देखो आप, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो कार्बन 0.77 एंगस्ट्रॉम, फिर Si 1.17, जर्मेनियम 1.22, SN 1.41, और लेड 1.46 एंगस्ट्रॉम की रेडियस रखते हैं। मतलब कार्बन से स्टार्ट करें और Pb तक, तो परमाणु त्रिज्या लगातार क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। ये इसका ऑर्डर है। बस ये है कि SN और Pb में जो बढ़ाव हुआ है एटॉमिक नंबर का, उस रिस्पेक्ट से त्रिज्या ज्यादा नहीं बढ़ी। इसका रीजन है लैंथेनाइट संकुचन। अब हम आते हैं ऋण विद्युता के बारे में। नाभिकीय आकर्षण तो कार्बन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे छोटा आकार है Si, ठीक है 2.5, फिर Si, Ge और SN में देखो एक सी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 1.8, और फिर इससे ज्यादा है Pb की, क्योंकि बच्चों यहाँ देखो SN और Pb में इस साइज में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आया। तो परमाणु में कि नाभिक में 32 प्रोटॉन बढ़े, लेकिन आकार में कोई ज्यादा बदलाव ना आने के कारण ही यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, और इसका कारण भी मेन है लैंथेनाइट संकुचन। तो इस तरह से अगर हम एक ऑर्डर देखें तो कार्बन, फिर उससे कम Pb, और फिर उनसे दोनों मतलब Pb से कम है Si, Ge और SN,
और ये तीनों की बिल्कुल बराबर। ओके, फिर और आगे बढ़ते हैं आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा में भी आपको एक्सेप्शन दिख रहा है एसएन और पीवी में। वही रीजन है बच्चों कि आकार तो बढ़ा नहीं, नाम की आकर्षण बढ़ गया एकदम से, और इसीलिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तक तो ऑर्डर सही दिख रहा है। फिर एसएन और पीवी में हम देखें तो इस तरह से सी, एस आई, जीई, पीवी और एसएन ये ऑर्डर एक्चुअल दिखाई देता है। और यहां पर पीवी जो है, ठीक है, तो आप यहां पर ऑर्डर याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं, काशी गए प्रभु शंकर, ऐसे याद कर लें। जबकि ठीक है, रेडियस में देखें काशी गए शंकर प्रभु, और इसमें चले जाएं तो काशी गए प्रभु शंकर, ऐसे याद कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा। ऑर्डर ही पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है, कभी भी न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं पूछी गई इस तरह से। फिर अगला गुण है हमारा श्रृंखलन, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन होता क्या है, पहले मैंने इसको डिफाइन किया है कि एक ही तत्व के परमाणुओं का आपस में जुड़कर श्रृंखला या वलय बनाना श्रृंखलन कहलाता है। मतलब एक ही तत्व का मतलब है कि जो भी हम तत्व ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन के परमाणुओं का आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाना या वलय बनाना, इसे क्या बोला जाता है, श्रृंखलन। श्रृंखलन मुख्यतः कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन तथा सल्फर, फास्फोरस आदि में पाया जाता है। अगर आप पी ब्लॉक में देखें तो श्रृंखलन का मुख्य गुण जो है इन तत्वों में मिलता है, और सबसे हाईएस्ट जो मिलता है वो है कार्बन में। कार्बन ही एक ऐसा पूरी आवर्त सारणी में तत्व है जो 600 से लेकर 1000 तक के एटम की चेन बना सकता है। तो कार्बन में श्रृंखलन का अति विशिष्ट गुण है, क्योंकि इसमें सीसी बंध ऊर्जा उच्च 348 किलो जूल पर मोल है और बहुबंध बनाने की क्षमता के कारण, और इसके अलावा कोई लोन पेयर रिपल्सन नहीं है। मतलब कार्बन में ही अति विशिष्ट गुण क्यों है, क्योंकि कार्बन के परमाणु में या कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन कार्बन परमाणु अपने दोनों बीच में क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की वियोजन ऊर्जा भी देखो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे गुण मिलके ही इसको अति विशिष्ट यूनिक बनाते हैं, जिसके कारण ही आज आप देखोगे कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक मिलने का सबसे मेन रीजन जो है वो यही है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है, तो इसका रीजन है कार्बन में श्रृंखलन का विशिष्ट गुण पाया जाना, जिसके कारण ही ये लंबी लंबी श्रृंखला वाले सैचुरेट अनसैचुरेट यौगिक बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। वर्ग में नीचे की तरफ ये घटता है और पीवी में श्रृंखलन का गुण नहीं होता। केवल इस वर्ग में केवल लैड ही है जो इस तरह का श्रृंखलन का गुण नहीं दर्शाता, क्योंकि बड़ा परमाणु है, धात्विक नेचर। ओके, फिर हम आते हैं एलोट्रॉपी के बारे में, अपर रूपता। एलोट्रॉपी क्या होता है, पहले इसको परिभाषित किया है कि जब तत्व दो या अधिक भौतिक रूपों में पाया जाता है, जो भौतिक रूप से तो भिन्न दिखते हैं किंतु रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो इन रूपों को अपरूप कहते हैं और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। समझ गए बच्चों कि एलोट्रॉपी अपरूपता क्या है, कि जब एक ही तत्व कई भौतिक रूपों में मिलता है, जो भौतिक रूप से तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं किंतु रासायनिक रूप से बिल्कुल समान होते हैं, तो इन रूपों को अपरूप बोलते हैं और इस गुण को बोला गया है अपरूपता। समझ गए ना, अपरूपता आपको देखने की मिलेगी सल्फर में, फास्फोरस में, कार्बन में, बहुत सारे तत्वों में मिलती है, और सबसे ज्यादा मिलती है हमें कार्बन। अब देखो कार्बन के दो अपरूप होते हैं मेनली, मतलब दो ग्रुप में बांट दिया गया है। कार्बन के दो प्रकार के अपरूप बनते हैं, एक कहलाता है क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, जिसमें हम पढ़ेंगे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। मींस इन रूपों में एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। मतलब मैं यहां लिख दूं कि इनमें क्या होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है ना, जो क्रिस्टलों में पाई जाती है, और इनमें अक्रिस्टलीय संरचना होती है। मतलब है कि कोई क्रिस्टल नहीं होता, जैसे कि कोयला, चारकोल, कोक, काजल, इस तरह के जो है ये अपर रूप है अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय रूप है जिनमें अपनी एक फिक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब हम आते हैं इसमें क्रिस्टलीय अपर रूपों में जो है डिटेल में जो दिया हुआ है वो है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में। तो देखो बच्चों, डायमंड,
हीरा जो होता है कार्बन का सबसे बेस्ट और सबसे उच्च गलनांक वाला अपरूप है। मतलब यहां पर प्रत्येक कार्बन sp3 संकृत अवस्था में, ठीक है, मतलब हर एक कार्बन की चारों वैलेंसी जो है, प्रत्येक कार्बन में चारों चतुष्फलकी रूप से कार्बन 4, तो प्रत्येक कार्बन चारों ओर से चतुष्फलकी रूप से 4 कार्बन से संलग्न होता है। समझ गए ना कि प्रत्येक कार्बन चारों ओर से चतुष्फलकी रूप में 4 कार्बन से संलग्न होता है। मतलब इसमें कोई भी वैलेंसी कार्बन की फ्री नहीं होती। घनत्व जो है वो है 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अपवर्तनांक है 2.45, कार्बन कार्बन की बंध लंबाई है यहाँ पर 1.54, जो कि दोनों कार्बन की परमाणु त्रिज्या के योग के बराबर है, 0.77 एंगस्ट्रॉम होती है ना। कार्बन 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 बंध कोण जो है वो है 109.5 डिग्री का, जो चतुष्फलकी रूप का एंगल होता है। समझ गए ना। तो प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है और इस तरह से इसमें जो है अनंत त्रिविमीय सहसंयोजी क्रिस्टल बन जाता है। और इसी गुण के कारण ही कार्बन का ये अपर रूप सबसे उच्च गलनांक रखता है। और कार्बन का अगर अधातु तत्वों में देखें तो कार्बन इसी रूप के कारण ही उच्चतम गलनांक दर्शाता है। विद्युत का कुचालक है, बृहद सहसंयोजी क्रिस्टलीय रूप है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, अत्यधिक कठोर उच्चतम गलनांक वाला। समझ गए ना। सबसे उच्चतम गलनांक वाला अगर हम ये कहें वाला अधातु, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे उच्चतम गलनांक वाला अधातु तत्व कौन सा है, अधातु तत्व, तो डायमंड है, मतलब कार्बन। संभवन उसमें 1.9 किलो जूल पर मोल, जो धनात्मक है। इसका मतलब है कि जो हीरा है वो ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में ऊष्मीय रूप से कम स्थायी। धनात्मक होने का मतलब है कि जब कार्बन अपने इस क्रिस्टलीय रूप मतलब हीरे में बदलता है तो पर ग्राम इतनी एनर्जी की आवश्यकता, तो सर पर मोल इतनी एनर्जी की आवश्यकता है। इसीलिए आपने देखा होगा हीरा लाखों साल तक तापमान मिलता रहे, दबाव पड़ता रहे, तब बनता है ग्रेफाइट से। फिर हम आते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है कार्बन का प्राकृतिक एवं सबसे अधिक स्थायी ऊष्मीय रूप से स्थायी रूप है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है बच्चों वो है 0। तो पहला है कार्बन का प्राकृतिक रूप है, सबसे अधिक ऊष्मीय रूप से स्थायी रूप है, क्योंकि इसकी संभवन ऊष्मा 0 है। प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है, समतली परतदार संरचना, ठीक है, प्लैनर शीट स्ट्रक्चर होते हैं। लेयर्स की लेयर होती है हेक्सागोनल लेयर। प्रत्येक कार्बन में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। तो sp2 संकृत है, जो 3 संकृत कक्षक है। मतलब हम ये कहें कि जो प्रत्येक कार्बन है बच्चों निकटवर्ती 3, ठीक है, कार्बन से जुड़ा होता है और एक संयोजकता फ्री है, इसकी मुक्त है। समझिए ना कि इसमें प्रत्येक कार्बन में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट एक अच्छा विद्युत का सुचालक है, जैसे धातुएं होती। प्रत्येक परत में षटकोणीय वलय पाई जाती है जो एरोमेटिक होती है। मतलब आप देखोगे हर एक कार्बन में षटकोणीय वलय के प्रत्येक कार्बन में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसी के कारण एक षट, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन की वलय बन जाती है और ये कैसी हो जाती है, एरोमेटिक। तो ग्रेफाइट एक एरोमेटिक होता है। सीसी बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम की है, जो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि लगातार रेजोनेंस के कारण कार्बन कार्बन के बीच में ना तो अकेला डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल, एक हाइब्रिड बॉन्ड। घनत्व है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का और परतों के बीच की दूरी है 3.40 एंगस्ट्रॉम। ऊष्मीय रूप से हीरे से अधिक स्थायी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जब ग्रेफाइट को रखा जाता है तब डायमंड चेंज हो जाता है और डायमंड बनने की फॉर्मेशन एंथैल्पी 1.49 किलो जूल। मतलब ये इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी, बल्कि मैं इसको ये कहूं कि इस कन्वर्जन की रिएक्शन डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड है।
जो कि ये डेल्टा एच है, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड भी है। क्या है ये? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ डायमंड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डायमंड ज्यादा स्टेबल है ऊष्मीय रूप से और ग्रेफाइट का। दो क्रिस्टलीय रूपों में मिलता है डायमंड, अल्फा ग्रेफाइट एबी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और बीटा ग्रेफाइट सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग एबीसी पैटर्न दिखता है। मतलब पहली परत, फिर दूसरी अलग, फिर तीसरी सेम, इस तरह। इसमें चौथी परत सेम आएगी, तीन परत अलग अलग, फिर चौथी परत का विन्यास बिल्कुल पहली परत के जैसा, इस तरह से। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था ग्रेफाइट के बारे में। फिर तीसरा जो मेंबर है क्रिस्टलीय अपर रूप में, और ये है क्या? फुलरीन। फुलरीन एक्चुअली ग्रेफाइट को जब बहुत ही उच्च ताप दाब पर और लेजर बीम निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है ग्रेफाइट को, तब कार्बन के C16, C17, C80 फुलरीन के बड़े बड़े गोले गोले से बन जाते हैं। इन्हीं को बोला गया है फुलरीन। फुलरीन एक ग्रुप है, अकेला एक मेंबर नहीं। यहाँ पर जो सबसे सामान्य फुलरीन है वो है C60 फुलरीन, जिसमें फुटबॉल की समान संरचना पाई जाती है और इसमें 20 षटकोणीय बलय और 12 पंचभुजीय बलय पाई जाती है। समझिए ना, मतलब सबसे सामान्य जो फुलरीन है वो C16 फुलरीन है, जिसमें फुटबॉल की जैसी संरचना है। इसमें 20 हेक्सागोनल लेयर्स जो है रिंग होती हैं और 12 पेंटागोनल रिंग होती है। 12 पेंटा, ठीक है, इस तरह से। और 20 जो है षटकोण बलय है, 20 षटकोणी बलय। सभी बलय एरोमेटिक होते हैं। पंचभुजी बलय के चारों ओर से षटकोणीय बलय, मतलब पंचभुजीय बलय चारों ओर से, ठीक है। ये है कि जो पंचभुजी बलय हैं उनके चारों तरफ षटकोणीय बलय, तो पंचभुजी बलय चारों ओर से षटकोणी बलय से घिरी होती है, जबकि षटभुजीय बलय, षटकोणी बलय या षटभुजीय बलय चारों ओर से पंच या षटभुजीय एवं षटभुजी बलय से घिरी होती है। समझ गए ना बच्चों? फिर से यहाँ ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि जो षटकोणीय बलय हेक्सागोनल रिंग जो है, ठीक है, वो है 20 और 12 है पेंटागोनल रिंग। सभी जो पेंटागोनल रिंग है चारों ओर से केवल षटकोणी, चारों ओर से केवल, जहां पर मैं लिख दे रहा हूं, केवल हेक्सागोनल रिंग से घिरी है, जबकि पेंटागोनल जो रिंग है वो चारों ओर से पंच एवं, मतलब पेंटा एवं ये हेक्सागोनल जो लेयर है उनसे घिरी हुई है, रिंग है जो बलय पाई जाती है। प्रत्येक कार्बन की sp2 संकरित अवस्था है, डेल्टा एच 38.1 है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सबसे अधिक है, ऊष्मीय रूप से सबसे कम स्थायी और सबसे ज्यादा अस्थायी रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप है तथा डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते, मतलब इनमें जो कार्बन की वैलेंसीज है वो चलायमान नहीं होती। इस तरह से वो फ्री वैलेंसी और अंदर की तरफ झुकी होती है, जिसके कारण ये बाहर से किसी भी प्रकार से ये जो है बॉन्डिंग नहीं करते, शुद्धतम डायलिंग है और बहुत ही अधिक स्मूथ, मतलब चिकना होता है। ध्यान से, ठीक है। एक तो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म पूछा गया है कार्बन का, तो वो है फुलरीन। और दूसरी पॉइंट याद रखना है, कितनी हेक्सागोनल रिंग है और कितनी पेंटागोनल रिंग। समझिए बच्चों, इस तरह से इसमें दो ही सबसे मेन काम के क्वेश्चन, और इनका उपयोग स्नेहक बनाने में, उच्च कोटि के हाई क्वालिटी के लुब्रिकेंट्स बनाने में, अति चालक बनाने में होता है। C16 फुलरीन को बंकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो C16 फुलरीन है उसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं, जो अमेरिकन आर्किटेक्ट, ठीक है, जो था बंकमिंस्टर फुलर के नाम पर किया गया, जो कि जियोडॉसिक डोम बनाया है, जो अमेरिका में एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसमें इस तरह से दिखाई देती हैं हेक्सागोन्स, पेंटागोन्स, उससे मिलती हुई ये संरचना है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फुलरीन, उसके सम्मान में। तो ये है फुलरीन के बारे में, ठीक है। फिर हम आते हैं जो है, एक तो कार्बन का कोल कई बार पूछ लिया जाता है कि कोल की कौन कौन से रूप हैं और कौन सा सबसे बेस्ट कोल है। तो कोल के 4 रूप हैं, पीट, लिग्नाइट, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दूं, लिग्नाइट लिखिए, ये होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट।
ईट में 60%, लिग्नाइट में 67, बिटुमिनस में 88 और एंथ्रेसाइट में 95% तक क्या होता है, कार्बन। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट जो कोल है वो है एंथ्रेसाइट। ओके, इस तरह से। फिर आते हैं ईंधन, गैस है। कार्बन की कुछ नाम जो गैस हैं जो ईंधन की तरह प्रयोग होती हैं, सीएनजी मुख्य घटक CH4 होता है, एलपीजी मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, जल गैस CO और H2 होता है, प्रोड्यूसर गैस CO और N2 का मिक्सचर होता है, गोबर गैस मुख्य घटक CH4। इसके अलावा कोल गैस जो कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, कार्बन प्लस यौगिकों का, कार्बनिक, ठीक है, यौगिकों का मिश्रण होता है। बहुत से फिनॉल, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, इस तरह के कंपाउंड्स कोल गैस में होते हैं। तो ये है कुल मिला के कार्बन के आकार, रूप और ईंधन। यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए ना आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला है ऑक्सीकरण अवस्था। तो कार्बन की एक सामान्य, कार्बन ग्रुप में, सॉरी कार्बन नहीं, कार्बन ग्रुप की एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो है बच्चों +4, जो सब में मिलती है। मतलब ऊपर से नीचे हर एक तत्व में ये ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा -4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। कार्बन ग्रुप में लेड को छोड़कर बाकी मेंबर -4 भी शो करते हैं। इसके अलावा जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो कुछ तत्वों में जैसे SN और PV में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। मतलब ये है कि ऊपर से नीचे जाएं तो तत्वों में 4 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को सहभाजित करने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय युग्म प्रभाव। +-4 ऑक्सीकरण अवस्था sp3 संकरण के कारण पाई जाती है। जब कार्बन अपने चारों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, या कार्बन ग्रुप के सभी मेंबर्स जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, उस समय इनमें sp3 संकरण होता है और ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। वर्ग में इनका स्थायित्व नीचे की तरफ घटता है क्योंकि ऋण विद्युता घटती है, तथा निष्क्रिय युग्म प्रभाव भी नीचे प्रभावी हो जाता है। मतलब जो +-4 ऑक्सीकरण अवस्था है उनमें माइनस का स्थायित्व तो इसलिए घटता है क्योंकि ऋण विद्युता घट रही होती है। तो तत्वों में ऋण विद्युता घटने से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी। इसके अलावा +4 का स्थायित्व इसलिए घटता है क्योंकि वर्ग में नीचे की तरफ निष्क्रिय युग्म प्रभाव प्रभावी हो जाता है, और इसके प्रभाव हो जाने से जो NH2 इलेक्ट्रॉन है वो रासायनिक रूप से कम बंध बनाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब 4- की बात करें तो इस तरह से SN तक घटती जाएगी। सबसे स्टेबल कंपाउंड CH4, फिर SiH4 और इस तरह से SnH4 तक। +4 की भी बात करें तो सबसे स्टेबल कार्बन के साथ मिलेगी, और PV तक ये बिल्कुल कम स्थायी होगी। यही कारण कि CO2 मिलता है, SiO2, GeO2, SnO2, PV, लेकिन PvO2 बहुत जल्दी PvO में बदल जाता है, ज्यादा स्थायी नहीं है। स्थायित्व का ये क्रम है इन ऑक्सीकरण अवस्था में बने यौगिक। अब यहाँ की बात करें तो Ge2+, SN2+ और PV2+, ये तीनों में ये ऑक्सीकरण अवस्था मिलती है निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण, और +2 का स्थायित्व आप देख रहे हैं लेड की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो मिलती है sp2 के कारण। एक लोन पेयर अभी भी बचा रहता है, जैसे GeO, SNO, PvO। तो सबसे स्टेबल है PvO। SN2+ से ज्यादा स्टेबल है 4+, लेकिन लेड में 2+ ज्यादा स्टेबल है 4+। केवल लास्ट मेंबर में बता दूं बच्चों, निष्क्रिय युग्म प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, और इसलिए वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है यूज ना होने के कारण उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्टेबल होगी, जबकि उसके ऊपर के जितने मेंबर हैं उनमें हायर स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होगी। और यही रीजन है कि SNO से ज्यादा स्टेबल है SNO2, ऐसे SnCl2 से ज्यादा स्टेबल है SnCl4। आपने देखा भी होगा SnCl2 एक रिड्यूसर होता है, तुरंत चेंज हो जाता है SnCl4+ में या SN4+ में। लेकिन PvO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, क्योंकि चेंज हो जाता है PvO और +O में, और O ही ऑक्सीडाइजर होती है। मींस PvCl4 से ज्यादा स्टेबल है PvCl2। अगर हम PvI4 की बात करें तो तुरंत चेंज हो जाता है PvI2। तो इस तरह से SN2+ स्टेट जो है अगर है तो ये एक अच्छा और रिड्यूसर होगी, और वो खुद ही चेंज हो जाएगी 4+ में स्वतः। इसलिए SN2+ एक अच्छा अपचायक है। PV4+ है, इलेक्ट्रॉन लेकर PV2+ में स्वतः चेंज होता है। इसका मतलब है PV4+ एक अच्छा ऑक्सीकारक है।
जैसे PbO2 होता है तुरंत PbO प्लस O में चेंज होता है, और यही रीजन है कि PbO2 एक ऑक्सीकारक की तरह यूज होता है। फिर आती है सह संयोजकता, जो मैंने बोरॉन ग्रुप में भी बताई थी कि परमाणु द्वारा निर्मित सहसंयोजी बंधों की संख्या एवं उप सहसंयोजी बंधों की संख्या को सहसंयोजकता बोलते हैं। मतलब कोई भी परमाणु कुल कितने सहसंयोजी और उप सहसंयोजी बंध बना सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों, सहसंयोजकता। कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता जो है 4 है। बी ब्लॉक अनुपस्थिति के कारण, मतलब ये 4 से ज्यादा बॉन्ड सहसंयोजी नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें कोई डी कक्षक नहीं है जिसके कारण ये कोई लॉन पेयर ले सके। बाकी SI से लेके PB तक सहसंयोजकता 6 मिलती है, और वहां संकरण मिलता है sp3d2, जिसके कारण ये अपनी डी कक्षक का भी यूज कर लेते हैं। जैसे CF4 बनेगा, लेकिन सल्फर में SI में SiF6O2 माइनस बनता है, GeF62 माइनस, GeCl26 माइनस, SnCl2 माइनस, ये बनते हैं। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस ग्रुप की अधिकतम सहसंयोजकता 6 है। वैसे बता दूं मैं, पूरे जितने भी हेलोजन तक अगर हम देखें तो 6 तो लगभग सब में होती है, पहले मेंबर को छोड़कर। हेलोजन में 7 तक बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से। फिर आते हैं रासायनिक क्रियाशीलता। तो देखो बच्चों, बोरॉन ग्रुप के जैसे ही इस ग्रुप के भी मेंबर ज्यादा क्रियाशील नहीं है। आपने देखा होगा कार्बन कई जगह अपने प्यूरेस्ट फॉर्म कार्बन ग्रेफाइट के रूप में, डायमंड के रूप में, कोल के रूप में मिलता है। तो ये कम क्रियाशील तत्व है, किंतु समूह में नीचे की तरफ क्रियाशीलता बढ़ती है। PB इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, लेकिन PB की सतह पर अघुलनशील ऑक्साइड की रक्षी परत बन जाती है, इसलिए ये जलीय माध्यम में रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। और इसी गुण के कारण लेड के जो पाइप हैं वो पानी की सप्लाई में पहले यूज किए जाते थे, लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, क्योंकि जो पानी में सॉल्ट्स होते हैं वो इस तरह से लेड को कई बार घोलने लगते हैं, जिससे लेड Pb2+ आयन बनते हैं, जो बहुत अधिक पॉइजनस होते हैं। लेकिन ये बता दूं कि लेड काफी अधिक निष्क्रियता दर्शाता है। तो इस तरह से इस वर्ग के तत्वों की क्रियाशीलता बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं करते, उच्च ताप पर ये रासायनिक क्रिया कर लेते हैं। अब अगर हम यौगिक की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल हम यौगिकों की नहीं लेंगे, यहाँ पर केवल हम उनकी आवर्तिता समझेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये है रासायनिक गुणों की आवर्तिता के बारे में। तो देखो बच्चों, पहला है ऑक्साइड। तो इस वर्ग के जो तत्व हैं वो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो होता है मोनो ऑक्साइड और एक होता है डाई ऑक्साइड। तो ऑक्साइड वायु के साथ उच्च ताप पर दहन करने पर 2 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। पहला है मोनो ऑक्साइड, EO टाइप के अपूर्ण दहन से बनते हैं, जैसे CO है एक उदासीन ऑक्साइड है, SiO और GeO अम्लीय ऑक्साइड है, जिसमें SiO उच्च ताप पर ही स्थायी है, उच्च ताप पर स्थायी होता है। ठीक है, SNO और PbO ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब अम्लीय भी है और क्षारीय। तो ये है मोनो ऑक्साइड, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइजनस और खतरनाक CO होता है। फिर है डाई ऑक्साइड, EO2 टाइप के तत्व के पूर्ण दहन से बनते हैं, जिसमें CO2, SiO2 और GeO2 ये अम्लीय ऑक्साइड है। SnO2 और PbO2 उभयधर्मी। ध्यान से देखें, SN के मोनो ऑक्साइड और PB के मोनो ऑक्साइड डाई ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी। PbO2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb2+ मोर स्टेबल देन 4Pb4+। इसलिए अगर हम ऑक्सीकारक गुण की बात करें तो PbO2 तक ये बढ़ता जाएगा। हालांकि CO2 में भी 4+ है, तो ये रिड्यूस होकर CO भी बदल जाता है, लेकिन बहुत उच्च ताप की जरूरत होती है। लेकिन PbO2 एक सामान्य ताप पर भी एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इस तरह से ऑक्सीकारक गुण नीचे की तरफ बढ़ेगा 4+ से 2+ में बदलने के कारण। SnO2 का उभयधर्मी गुण की बात करें तो SnO2 अम्ल में भी घुलनशील है, क्षार में भी। तो SnO2 को अगर हम HCl में रखें तो SnCl4 बनता है, और SnO2 को क्षार में रखें तो Na2SnO3 सोडियम स्टेनेट 4 बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार की रासायनिक क्रियाएं दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये उभयधर्मी। केवल HF कांच SiO2 से क्रिया करता है, और इस गुण का उपयोग कांच की इचिंग ऑफ ग्लास में किया जाता है। मतलब कांच में कोई अच्छी सी संरचना बनानी है, खुरचना है,
तो वहां HF का यूज किया जाता है। कांच के ऊपर एक लेयर लगाई जाती है मोम की, और फिर उसमें कोई भी डिजाइन बना के और HF डाल दिया जाता है। तो जहां जहां डिजाइन बनी होगी वहां वहां HF जो है SiO2 से क्रिया करेगा और इस तरह से कांच पर वो डिजाइन छप जाती है। इसको बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। तो ये काम का क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा हैलोजन एसिड इचिंग ऑफ ग्लास में यूज होता है, तो वो है HF। और बता दूं, ठोस CO2 को ड्राई आइस कहते हैं बच्चों। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखने में बिल्कुल आइस जैसा है, लेकिन ये सब्लिमेट होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में। तो इसको छूने से हाथ गीले नहीं होंगे, कागज गीला नहीं होगा, इसीलिए इसको बोला गया ड्राई आइस। इसका उपयोग प्रशीतन में ड्राई कोल्ड के नाम से किया जाता है। मतलब बड़े बड़े चिल स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं, तो वहां ठोस CO2 का यूज होता है एक प्रशीतक की तरह। कार्बोजन मिक्सचर ऑफ, ठीक है, कार्बोजन मिक्सचर हो जाए जो कृत्रिम श्वसन में हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, जिसमें 95% ऑक्सीजन और 5% CO2 रखी जाती है ना। NaHCO3 और H2CO3 अग्निशमन में यूज होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट और NaHCO3 फॉर्म अग्निशमन में यूज होता है, ये तो धुएं वाला होता है इस तरह से। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला गुण CO तथा हीमोग्लोबिन के मध्य रासायनिक क्रिया है। हम जानते हैं कि CO सबसे पॉइजनस गैस है। इसका रीजन है कि ये हमारी बॉडी में जब पहुंच जाता है तो ये हीमोग्लोबिन से जुड़ के और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना अधिक स्थायी है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है और इसके कारण एक साइलेंट मौत हो जाती है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर, गले का फंदा, इस तरह नाम दिया गया। कार्बन का एक ऑक्साइड और है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, ये संरचना है। और ध्यान से देखें कि इस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन सब ऑक्साइड में केंद्रीय ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या है, तो वो है क्या बच्चों? 0। बाकी 2 की 2+ है। एवरेज निकाल के देख लो तो 4/3 आएगी। CO2 दो संरचनाओं में, यह 3 अनुनादी संरचनाएं बनाता है, 2 तुल्य संरचनाएं और 1 अतुल्य संरचना। संकृत अवस्था CO की बात करें तो sp है, और CO2 में भी देखें तो sp है, और कार्बन सब ऑक्साइड में भी देखें तो sp है। ये कारण है कार्बन में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता। एक कारण भी पूछा जाता है, CO2 आणविक ठोस है जबकि SiO2 बृहद सहसंयोजी क्रिस्टल है, क्यों? तो ध्यान से देखें कि CO2 अपने दोनों तरफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बना के अपनी 4 वैलेंसी 2 ऑक्सीजन के थ्रू सैचुरेट कर लेता है, और इसलिए एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। जबकि SiO2 में तो यही लिखा है CO2 आणविक होता है, क्योंकि p बॉन्डिंग दर्शाता है, किंतु SiO2 में Si में p बॉन्डिंग ना होने के कारण Si केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जिसके कारण ये बृहद सहसंयोजी क्रिस्टल होता है। इस तरह से CO2 एक आणविक प्रजाति में मिलता है, जबकि SiO2 रेत सिलिकेट के फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टलेट हो, क्योंकि हर सिलिकॉन केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो इस तरह से हमें यहां तक आज अभी इस वीडियो में लेंगे। नेक्स्ट जो बचा हुआ है हैलाइड्स या और जो भी मैटर, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट।